हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो है जीवधारियों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की चर्चा करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। तो क्लासिफिकेशन है क्या? एक्चुअली जब सभी जीव जगत जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका एक सिस्टमेटिक वे में जब स्टडी किया जाता है, सुचारू रूप से जब अध्ययन किया जाता है, तो जीवों को जो है सभी जातियों को उनके समान और कुछ असमान लक्षण होंगे जिसके आधार पे अलग अलग समूह में वर्गीकृत किया जाता है, वर्गों में रखा जाता है। यही क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है। वर्गीकरण की जो आवश्यकता पड़ी, इसके कुछ प्रमुख कारण थे। सबसे पहला तो ये था कि इससे अध्ययन में सुविधा हुई, मतलब कि कन्वेंशन इन स्टडी। संसार में जो जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं, इनकी लाखों प्रजातियां एवं जातियां ज्ञात हैं और सभी का एक साथ अध्ययन करना जो है बहुत ही मुश्किल कार्य था, कठिन कार्य था। अतः जो है इनकी सुविधा के लिए समान लक्षणों के आधार पर विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया और एक वर्ग विशेष के लक्षण की स्टडी करने से ही उसके अंतर्गत जितने भी जीव आते थे उन सभी जंतुओं का तथा पौधों की जानकारी प्राप्त हो पाती थी। इस तरीके से जो है अध्ययन में सुविधा होने लगी, इसलिए भी क्लासिफिकेशन जरूरी था। नेक्स्ट जो था वो था जैव विकास का प्रमाण। जीवों का वर्गीकरण जो है जैव विकास का एक प्रमुख प्रमाण है। यदि जंतु जगत के वर्गीकरण के साथ को जो है एक साथ दिखाया जाए तो सरलतम रचना वाले जो जीव हैं उनसे ही जटिल रचना वाले जीवों का एक क्रमिक विकास हुआ स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के लिए भी क्लासिफिकेशन की आवश्यकता पड़ी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है नए जीवों की खोज के लिए। अगर फाइलोजेनी को देखें, जाति वृत्ति ढंग से किए गए वर्गीकरण को अगर देखा जाए तो कहीं कहीं पे क्या है, मिसिंग ऑर्गेनिजम्स की कमी भी दिखाई देती है। इस आधार पे जो है बायोलॉजिस्ट जो है नए नए जीवों की खोज में निरंतर प्रयासरत रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं। तो नए जीवों की खोज के लिए भी क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी। नेक्स्ट था संग्रहालयों में जीवों के रखरखाव के लिए। वर्गीकरण के आधार पर ही जो है विभिन्न जंतु एवं वनस्पतियों को जो है संग्रहालयों में सुव्यवस्थित ढंग से रखा गया। नेक्स्ट जो पॉइंट था एडॉप्टेशन के ज्ञान के लिए। वर्गीकरण से जीवों के अनुकूलन के विषय में पता चलता है और किसी विशेष वातावरण में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं उनके आकार और समानता जो होती है, तो ये एडॉप्टेशन के लिए भी क्लासिफिकेशन जरूरी था। वर्गीकरण की जो पद्धतियाँ थी ये प्रमुखतः 3 थी। पहली तो है कृत्रिम पद्धति, दूसरी प्राकृतिक और तीसरी जाति वृत्तीय पद्धति। ठीक है। जो कृत्रिम पद्धति थी या आर्टिफिशियल पद्धति, इसमें जंतुओं को उनके रंग रूप, आकार, आकृति और वासस्थान, हैबिटेट और बेसिकली जो मनुष्य के लिए इनकी उपयोगिता के आधार पर इनको आर्टिफिशियल या कृत्रिम पद्धति में जीवों को कैटेगराइज किया गया था, वर्गीकृत किया गया था। इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम ये देख सकते हैं कि जो जल में रहने वाले जीव हैं वो सभी जलीय जंतु हो गए, एक्वाटिक एनिमल्स हो गए। जितने भी भूमि पे रहते हैं वो सभी स्थलीय जंतु, और जो पालतू जंतु थे वो डोमेस्टिक या घरेलू जंतु, और जो जंतु अपना पोषण किसी और जंतु से प्राप्त करते थे, पैरासाइट जो होते थे, वो परजीवी जंतु हो गए। इसी प्रकार से कुछ हानिकारक जंतु और कुछ जो है लाभदायक जंतु के अंतर्गत कैटेगराइज कर दिया गया, वर्गीकृत कर दिया गया। जो कृत्रिम पद्धति थी वो एक संकुचित पद्धति थी। इसमें ये नहीं देखा गया कि कोई अगर जलीय जंतु है तो उसमें चाहे वो मछली हो, चाहे रेप्टाइल हो, मैमल हो, सभी अगर जल में रह रहे हैं तो वो जलीय जंतु हैं। तो ये क्या था, एक संकुचित प्रणाली थी वर्गीकरण के जीवों की। नेक्स्ट जो पद्धति थी वो प्राकृतिक पद्धति। इसमें जंतुओं को उनकी संरचना और प्राकृतिक विकास के आधार पे वर्गीकृत किया गया था। इसमें जो है सबसे पहला और प्रमुख काम किया था कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस ने जो है 1758 में अपनी एक पुस्तक प्रकाशित की थी, सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरा में उन्होंने जो है जीवों का वैज्ञानिक नाम रखने की एक विशेष पद्धति का उल्लेख किया था, जिसका जो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर या द्विनाम पद्धति। ठीक है, द्विनाम पद्धति के जन्मदाता जो है यही थे कैरोलस लीनियस, कार्ल वॉन लिले, जिसमें इन्होंने जो है लगभग 4236 मतलब 4236 जातियों का वर्गीकरण किया था।
ठीक, जिसके कारण इनको जो है मॉडर्न टेक्सोनॉमी या आधुनिक वर्गीकी का पिता भी कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आधुनिक वर्गीकी के पिता कौन है, तो कैरोलस लिनियस अक्सर पूछा जाता है एग्जाम्स में। नेक्स्ट जो पद्धति थी, थर्ड पद्धति, वो थी जातिवृत्तीय पद्धति। इसके अंतर्गत जो है जीवों के क्रमवार विकासीय जातिवृत्त को आधार बना करके जीवों को वर्गीकृत किया गया था उनके फाइलोजेनी के आधार पे। ठीक है, फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो ये है कि वर्गीकरण में जो विभिन्न जगत प्रणालियाँ थी वो किस तरीके से डेवलप हुई। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, वर्गीकरण की जो किंगडम सिस्टम प्रणाली विकसित हुई वो सबसे पहले क्या था, शुरुआत में केवल 2 जगत प्रणाली का विकास हुआ, मतलब 2 जगत प्रणाली, 2 किंगडम सिस्टम का विकास हुआ, जिसमें कि लिनियस ने क्या किया था, जीवों को 2 जगत में विभाजित किया था, जंतु जगत एवं पादप जगत के अंतर्गत। और इसका आधार उन्होंने जो है क्लोरोफिल, सेल वॉल और लोकोमोशन एंड सेंसिटिविटी को बनाया था। तो पादप जगत के अंतर्गत उन सभी जीवों को रखा जिसमें कि क्लोरोफिल प्रेजेंट था और उनकी कोशिकाओं में सेल वॉल प्रेजेंट था। और लोकोमोशन एंड सेंसिटिविटी जो है जंतुओं का प्रमुख लक्षण था, तो जंतु जगत के अंतर्गत उन जीवों को रखा गया जिनमें लोकोमोशन एंड सेंसिटिविटी था। ठीक है, और जिनमें पर्णहरिम था और सेल वॉल प्रेजेंट थी उनको पादप जगत के अंतर्गत रखा गया। नेक्स्ट जो जगत प्रणाली थी उन्होंने दिया था जे हॉग एंड अर्नेस्ट हीकल ने। इन्होंने 3 जगत प्रणाली दी थी, 3 किंगडम सिस्टम दिया था इन्होंने। जे हॉग एंड अर्नेस्ट हीकल ने 3 जगत प्रणाली विकसित की थी। इसमें इन्होंने क्या किया था कि प्लांटी एंड एनिमेलिया कैटेगराइज तो रखा था, उसके अलावा जो छोटे एनिमल्स थे प्रोटोकिस्टा के अंतर्गत रखा था। ठीक है, प्रोटोकिस्टा, प्लांटी जिसे कि मेटाफाइटा बोला, और एनिमेलिया या मेटाजोआ। ठीक है, तो इसके बाद जो है आल्बर्ट एफ कॉपलैंड ने जो है प्रोटोकिस्टा के स्थान पे 2 जगत बना दिया। प्रोटोकिस्टा के जगह पे इन्होंने जो है मोनेरा एंड प्रोटिस्टा नामक 2 जगत बनाए। ठीक, प्रोटोकिस्टा के जगह पे मोनेरा एंड प्रोटिस्टा नामक 2 जगत बना लिए। तो अब कुल मिला के कितने जगत हो गए, 4 जगत प्रणाली बन गई हार्बर्ट एफ कॉपलैंड के अनुसार। नेक्स्ट जो है वीटर आए, वीटर ने 1969 में जो है कवकों को पादपों से भी अलग कर दिया। ठीक है, कवक और पादप को अलग अलग कैटेगराइज कर दिया। इस प्रकार से जीवों के वर्गीकरण में अब विटेकर ने जो है 5 जगत प्रणाली को मान्यता प्रदान कर दी। ठीक है, इनके साथ ही 5 जगत प्रणाली का विकास हुआ और इन्होंने जो है सेल स्ट्रक्चर मतलब कोशिका की संरचना, शरीर की संरचना और लाइफस्टाइल ऑफ ऑर्गेनिजम्स और फाइलोजेनिक रिलेशनशिप के को वर्गीकरण में अपना आधार बनाया था। कोशिका की संरचना देखें तो कोशिकाएं जो होती हैं बेसिकली 2 तरीके की होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं में क्या होगा जाएगा, इनमें केंद्रक जो है बहुत ही केंद्रक पाया तो जाता है लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स जनरली एब्सेंट होते हैं और राइबोसोम की संरचना जो होती है वो 70S टाइप की होती है, जबकि यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है, सेल ऑर्गेनेल्स डेवलप होते हैं एंड राइबोसोम जो होगा वो 80S टाइप का होता है। और अगर बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ जीवधारी जो होते हैं एक कोशिकीय होते हैं, कुछ जो होते हैं बहुकोशिकीय होते हैं, और बहुकोशिकीय जीवधारी भी जो होते हैं कई तरीके के होते हैं। कुछ जो होते हैं सिंपल स्ट्रक्चर के होते हैं और कुछ में क्या होता है टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर रहता है। तो इस आधार पर भी उन्होंने जीवधारियों को अलग अलग कैटेगराइज किया। और जीवों की जो जीवन दशा होती है, लाइफस्टाइल ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है, अनेक जीव जो होते हैं भोजन का निर्माण खुद ही करते हैं, वो प्रोड्यूसर कहलाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि जो प्रोड्यूसर जो भोजन बनाएगा उसी का उपयोग करेंगे, वो कहलाएंगे उपभोक्ता या कंज्यूमर्स। और कुछ ऐसे होते हैं कि डेड बॉडी से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो कहलाते हैं डिकम्पोजर्स। इस प्रकार से जो है जीवों की जीवन दशा में भी भिन्नता होती है। और जो नेक्स्ट आधार उन्होंने बनाया था वो था जातिवृत्तीय संबंध या फाइलोजेनिक रिलेशनशिप। इसमें जो है जीवों को उनके फाइलोजेनी में समानता व भिन्नता होती है, इसके आधार पर जीवों को वर्गीकृत किया था। ठीक है, तो इन्होंने जो 5 जगत बनाए थे वो निम्न प्रकार से थे। चलिए उसको देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला जगत था मोनेरा।
मोनेरा के अंतर्गत जो जीव उन्होंने रखा था वो सब के सब जो है यूनिसेलुलर थे, मतलब कि एक कोशिकीय थे, प्रोकैरियोटिक थे, मतलब कि इनमें सेल ऑर्गेनेल्स डेवलप नहीं थे और न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था, मतलब कि जो न्यूक्लियस था वो बिल्कुल प्रारंभिक था, बन रहा था, आरंभी न्यूक्लियस था, इंसिपेंट न्यूक्लियस था। और इसके अंतर्गत जो जीवधारी थे उसके कुछ एग्जाम्पल्स अगर देखे जाए तो वो थे जीव बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एट्सेट्रा। नेक्स्ट जो जगत था वो था प्रोटिस्टा या प्रोटोकिस्टा, सेकंड जगत प्रोटोकिस्टा या प्रोटोकिस्टा या प्रोटिस्टा। इसमें जो जीवों को उन्होंने रखा था, इसमें उन्होंने यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय जीवों को रखा था तथा कुछ ऐसे जीव थे जो कि कॉलोनी बनाते थे या कॉलोनी की संरचना करते थे। ये जो थे यूकैरियोटिक थे और इनमें जो केंद्रक था वो पूर्ण विकसित था। फॉर एग्जाम्पल अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, ये सब जो है प्रोटिस्टा के अंतर्गत इन्होंने रखा था। नेक्स्ट जो जगत इन्होंने बनाया था वो था कवक या फंजाई, जिसको कि प्लांट से ही अलग करके उन्होंने बनाया था। जो फंगस थे वो थे मल्टीसेलुलर, फंगस जो थे वो मल्टीसेलुलर थे, हेट्रोट्रोफस थे। और ये जो थे कुछ ऐसे थे जो कि डेड बॉडी का डिकम्पोज करते थे, डिकम्पोजर्स थे। इनमें माइसीलियम का निर्माण होता था, ये अपना माइसीलियम बनाते थे और इनकी जो सेल वॉल होती थी वो काइटिन की बनी होती थी, सेलुलोज की नहीं बनी होती थी। जनरली फ्लैजिला नहीं पाया जाता था और फोटोसिंथेसिस भी कवक नहीं करते थे, तो ये हेट्रोट्रॉपिक ही थे। फॉर एग्जांपल राइजोपस हो गया, पेनिसिलियम हो गया, तो ये सब क्या है फंगस या फंजाई के अंतर्गत इन्होंने रखा। नेक्स्ट जो जगत था वो था प्लांटी। प्लांटी जगत के अंतर्गत इन्होंने पौधों को रखा था, उनको जो कि मल्टी सेलुलर थे, मल्टी सेलुलर पौधे थे। इनकी कोशिकाओं के अंतर्गत जो कोशिकाएं जो बनी होती थी वो सेल वॉल उनकी सेलुलोज की बनी होती थी और वैक्यूल सेल के अंदर पाया जाता था। ये जो है फोटोसिंथेसिस करते थे और अपना भोजन स्वयं ही बनाते थे, मीन्स ये क्या थे ऑटोट्रॉफिक थे। इनकी कोशिकाएं जो थी यूकैरियोटिक थी। फॉर एग्जांपल शैवाल हो गया, मांस हो गया, फर्न हो गया एंड एंजियोस्पर्म जितने भी हुए वो सब के सब जगत प्लांटी के अंतर्गत इन्होंने रखा। नेक्स्ट जो जगत था वो था जंतु जगत। जंतु जगत के अंतर्गत जो जिन जीवों को इन्होंने रखा था वो हेट्रोट्रॉफिक थे, इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता था, सेल वॉल नहीं प्रेजेंट थी और ये यूकैरियोटिक थे, हेट्रोट्रॉफिक थे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स हो गया। नेक्स्ट जो पद्धति थी वो थी सिक्स किंगडम पद्धति। सिक्स किंगडम पद्धति जो है इन्होंने दिया था वो स्कैंडलर एंड विल्स ने दिया था 1990 में। इसमें इन्होंने जो है जीवधारियों को प्रमुखतः 6 जगतों में विभक्त किया था, जिसमें कि विटेकर ने प्रथम जगत जो मोनेरा था, मोनेरा को इन्होंने 2 जगतों में विभाजित कर दिया था, यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया के अंतर्गत, ठीक है। तो इस प्रकार से कुल 6 हो गए, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो ये कुल जो है 6 जगत सिस्टम आ गया हमारा, ठीक है। यू बैक्टीरिया के अंतर्गत जो जीव थे वो सब के सब यूनिसेलुलर थे, प्रोकैरियोटिक थे, ठीक। और इसमें उन्होंने उन बैक्टीरिया को रखा जो कि दांतों पे सड़न पैदा करते थे तथा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जिससे कि दूध को दही में जो बदल दे रहे हैं। नेक्स्ट किंगडम जो आर्की बैक्टीरिया था, आर्की बैक्टीरिया में जो ऐसे एंसेंट बैक्टीरिया को रखा जो कि यूनिसेलुलर थे और प्रोकैरियोटिक थे, ठीक है। ये प्रोकैरियोटिक थे और जनरली ऐसे इन्वायरमेंट में रहने के आदी थे जहाँ पे दूसरे जीव जीवित नहीं रह सकते हैं। और जैसे कि एकदम साल्टी लैक हो, मतलब कि अत्यधिक लवड़ी झील हो, बहुत ही हाई टेम्परेचर और सल्फर युक्त लेक में जहाँ पे रहते थे, जैसे अप्रॉक्सीमेटली 80 डिग्री सेल्सियस की तापमान पर भी जो पाए जा रहे थे। और ऐसे बैक्टीरिया को रखा जो कि कैटल्स के र्यूमेन में भी प्रेजेंट रहते थे, ठीक है। इनको इन्होंने आर्की बैक्टीरिया के अंतर्गत रखा। और प्रोटिस्टा में तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कॉलोनियल यूकैरियोट्स थे, यही सब थे।
नेक्स्ट फंगस में, फंजाई में तो देखा ही था कि मल्टी सेलुलर थे, हेट्रोट्रॉफिक थे, यूकैरियोटिक थे। और अगर भोजन की बात करें तो इनमें भोजन जो है ग्लाइकोजन, फैट, ग्लोबुलिन के रूप में संचित होता था। और प्लांटी के अंतर्गत ऐसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे जो ऑटोट्रॉपिक थे, यूकैरियोटिक थे, यूकैरियोटिक प्लांट्स थे, और इनमें सेल वॉल जो है सेलुलोज होती थी सेल वॉल में, और वैक्यूल पाई जाती थी। एनिमेलिया के अंतर्गत जो है यूकैरियोटिक एनिमल्स को रखा जो कि मल्टी सेलुलर थे, हेट्रोट्रॉफिक थे, और फोटोसिंथेसिस इसमें नहीं पाया जाता था, और सेल वॉल एब्सेंट थी। एनिमल किंगडम के अंतर्गत उनको रखा गया। तो इस प्रकार से कुल 6 जगत वुड, कैंडलर एंड विलिस ने रखा, बनाया। इन्होंने 6 जगत पद्धति का निर्माण किया। कुछ जो आधुनिक जैव वैज्ञानिक हैं वो जो है 7 जगत प्रणाली की बात करते हैं, जिसमें कि आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, स्लिम मोल्ड, मतलब कि इन्होंने फंगस को भी डिवाइड कर दिया, स्लिम मोल्ड, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ये कुल 7 जगत प्रणाली आजकल बात की जाती है। फिर बात आती है डोमेन सिस्टम की। डोमेन सिस्टम जो दिया था वो कार्ल वुज ने दिया था। कार्ल वुज क्या थे? एक मॉलिक्यूलर इवोल्यूशनिस्ट थे, मतलब कि आणविक विकासविद थे। ठीक, आणविक विकासविद ही बोलेंगे इनको, मॉलिक्यूलर इवोल्यूशनिस्ट थे। इन्होंने वुज और उनके कुछ सहयोगियों ने 1990 में जो है कोशिकाओं की जेनेटिक संरचना के आधार पर ये बताया कि किस प्रकार से 6 जगत जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, किस प्रकार से अंतर संबंधित हैं, ये उन्होंने बताया था। उन्होंने वर्गीकरण में जगत के ऊपर एक अलग ही वर्ग की श्रेणी है, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी बनाई, जिसको कि उन्होंने डोमेन कहा। ठीक, कार्ल वुज और उनके सहयोगियों ने जो है विभिन्न वर्गों के जीवन में राइबोसोमल आरएनए के न्यूक्लियोटाइड क्रमों की परस्पर तुलना की और निष्कर्ष निकाला कि प्रोकैरियोट के जो 2 प्रमुख समूह हैं, उन प्रोकैरियोट्स को बेसिकली 2 समूह में बांटा जा सकता है, बैक्टीरिया एंड आर्की। ठीक है, और ये दोनों समूह जो है एक दूसरे से उतने ही भिन्न हैं जितने कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं से। यद्यपि जो दोनों समूह हैं उनमें कुछ समानताएं भी हैं। राइबोसोमल आरएनए में न्यूक्लियोटाइड क्रम की विशेषता जो है कुछ दूसरी भिन्नताओं, जैसे कि सेल वॉल हो गया, की रासायनिक संरचना के अनुरूप होती हैं। ये सभी जो हैं एक स्पेसिफिक एकदम डायरेक्ट एविडेंस देते हैं कि पौधे जो हो गए, कवक और जंतु जो हैं एक दूसरे से जितने पास हैं, उसी तरीके से जीवाणु और आर्की जो है इतने पास नहीं हैं। अगर डीएनए सीक्वेंसिंग की बात करें तो वुज ने जो है 6 जगतों को मुख्यतः 3 समूहों में एकत्रित किया है। इन्होंने इसे ही डोमेन नाम दिया है। और 3 जो डोमेन्स हैं वो है डोमेन फर्स्ट, डोमेन सेकेंड, डोमेन थर्ड। डोमेन फर्स्ट में इन्होंने बैक्टीरिया को रखा है, डोमेन सेकेंड में आर्की को, एंड डोमेन थर्ड में यूकैरिया को रखा है। बैक्टीरिया में जितने भी यूबैक्टीरिया हैं उन सबको रखा है। आर्की के अंतर्गत आर्की बैक्टीरिया को रखा है। डोमेन थर्ड में जो है प्रोटिस्टा को रखा है, और प्लांटी को रखा है, फंगस को रखा है, और एनिमेलिया को सम्मिलित किया है। ठीक, तो ये हो गया हमारा डोमेन सिस्टम जो कि कार्ल वुज ने दिया था। आजकल किंगडम के ऊपर भी डोमेन है, तो ये आपने देख लिया। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो आपको? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।